बदतमीज बहू। सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो ठीक है, चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो। ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहाँ आ जाता है। माँ पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहासुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहाँ आ जाती हैं। Oh hi darling, how are you? OMG, we missed you so much. I missed you too, darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहाँ से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो?
तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखना है तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है। जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बचेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता। महंगी पड़ी होगी ना? माँ, महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो? पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा, बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटते जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटफटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबरा कर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जाती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू? सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता।
अरे बहू अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगी है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है, तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो। गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो, अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को? चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे तक उतरे नाक लिए, ठाट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी, बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती है और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहिबा। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है, कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने की रोड पर कीचड़ रहता है, इसीलिए योगेश गाड़ी घर रखकर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है, रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है, अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है। जब पास जाकर देखता है तो भूचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना? अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह रहे थे। इसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहाँ भी जाती फट 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 गाड़ी पे ही जाती। घर की बहू शीना को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी ही लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगियासी पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है,
और मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं। मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा, तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से। पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगे, उस हाथ कार ले लेंगे। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शन समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे। ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए, तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है? शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है, और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहाँ दूसरी गाड़ियाँ भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल। अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पाँव गलती से एक्सेलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी। ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है, और मैनेजर हाथ जोड़कर माफी मांग